कि सोशल साइंस और साइंस का दोनों का 5-5 मॉडल सेट कराने वाले हैं। तो पाँचों मॉडल सेट यदि आप देख लेते हैं, उतना सारा 5 मॉडल सेट आप पढ़ लेते हैं, तो उससे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पूरा देख लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस का मॉडल सेट 2। मॉडल सेट 1 हमने ऑलरेडी करा चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मॉडल सेट 1 देख लें। ठीक है, तो ये मॉडल सेट 2 हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही एकदम मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा छाटा हुआ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मॉडल सेट क्वेश्चन सारा है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना है, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अच्छा लगे तो एंड में लाइक कर देना है। ठीक है, क्लास 10 के जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग जो है सो इस क्वेश्चन का जो है सो फ़ायदा ले सके, है ना। बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है, एकदम धाकड़ तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे। और हम बता चुके हैं कि सोशल साइंस और साइंस का दोनों का 5-5 मॉडल सेट कराने वाले हैं। तो पांचों मॉडल सेट यदि आप देख लेते हैं और उतना सारा 5 मॉडल सेट आप पढ़ लेते हैं, तो उससे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पूरा देख लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एकदम अच्छे से। आपको पूरा देख लेना है, सारा क्वेश्चन हमारे चैनल पे बने रहना है शुरू से अंत तक। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, है ना, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम देखने की, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा माने की करंट मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट है V/I का अनुपात कहलाता है ना, V/I का अनुपात कहलाता है। तो V/I का अनुपात क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, R आपने पढ़ा होगा, V/I = R, ये रिलेशन। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है Fe2O3। देखिए क्या लिखा हुआ है, Fe2O3 + 2Al, और ये क्या बन रहा है? Al2O3 + 2Fe बन रहा है। तो कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है? ये जो Fe है, आयरन, इसको देखिए एल्युमिनियम क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। एल्युमिनियम जाके जुड़ जा रहा है इस ऑक्सीजन से, और ये जो Fe है उसको इधर बाहर भेज दिया। Fe को कहाँ भेज दिया? बाहर, और एल्युमिनियम जाके जुड़ गए इस ऑक्सीजन के साथ। आने की क्या कर रहा है कि Fe को हटा के एल्युमिनियम जुड़ रहा है, एक को हटा के दूसरा जुड़ रहा है, लेकिन एक ही एटम हट रहा है और एक ही जुड़ रहा है। तो इसीलिए क्या होगा? विस्थापन होगा। केवल कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। यदि क्या होता? दो एटम जुड़ता, दो एटम यहां से क्या करता? हटता, और दो को जुड़ता, तो हो जाता है द्विविस्थापन। लेकिन यहाँ पे कितना? एगो हट रहा है, एगो जुड़ रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो क्या होगा? 5 पीएच मान। तो आपको याद रखना है, यदि विलयन का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक है। कितना से? 7 से अधिक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार, है ना। 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। लेकिन यदि 7 से कम होगा तब क्या होगा? अम्ल होगा। और यदि 7 के बराबर होगा
तब क्या होगा, उदासीन होगा। कैसा विलयन होगा, उदासीन होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे देखिए विलियन का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया पीएच का मान। तो यानी कि 7 से क्या है, कम है। 7 से तो कम ही है ना, तो 7 से कम है इसलिए क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। 7 से कम है इसलिए क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आपका राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। विरंजक चूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। CaOCl2 इसको क्या बोला जाता है, विरंजक चूर्ण बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र एक भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, मनुष्य में जो वृक्क तंत्र होता है, तो ये आपका वृक्क तंत्र जो संबंधित है वो है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। अगला है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, एकदम याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, ये सारी चीज क्या है, आवश्यक है। किसके लिए, सपोषी पोषण के लिए। ठीक है, क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और उपयुक्त सभी, यानी कि सारी चीजों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल का परिवहन के लिए। किसके लिए, जल का परिवहन के लिए। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग, तो अंडाशय। अंडाशय है क्या, अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन बोला क्या नहीं है। गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका, लेकिन शुक्रवाहिका क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, ये तो नर तंत्र का भाग है। तो शुक्रवाहिका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण आपका जो है सो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, सीधा बनाता है। ठीक है, ना ही उल्टा बनाता है, ना ही वास्तविक बनाता है, ना ही आवर्तित, ये तीनों में से कुछ नहीं बनाता है। कैसा बनाता है, सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। कौन, उत्तल दर्पण, याद रखना है। ठीक है, अगला है लेंस की शक्ति का सही मात्रक। तो लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या है, डायोप्टर। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डायोप्टर का फार्मूला भी होता है, वो भी याद रखना है। डी इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है, डी इज इक्वल टू 1/f। जब भी निकालना हो पावर, शक्ति निकालना हो लेंस का, तो डी इज इक्वल टू 1/f फार्मूला लगा देना है आपको। ठीक है, इससे निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं, ठीक है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है। तो याद रखना है, कूलम का जो ऋण आवेश है ना, ऋण आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओम मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, तो ओम तो प्रतिरोध का मात्रक है, आपने पढ़ा होगा है ना विद्युत चैप्टर में। तो ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। अगला है, इसकी शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखना है वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है शरीर में भोजन का पचना। अगला है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो हम अभी बताए थे कि यदि पीएच मान क्या रहे, 7 से अधिक रहे तब तो वो क्षार होता है, लेकिन यदि पीएच मान 7 से कम रहे तो क्या होता है, अम्ल होता है। तो वही पूछ रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा 7 से कम। कितना होगा, 7 से कम होगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन। ठीक है, एकदम वायरल क्वेश्चन समझना है, एकदम पूछ देगा ये क्वेश्चन। तो याद रखना है आपको, पारा। कौन सी याद रखना है, पारा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है, पारा। एक चीज और याद रखना है कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। ये भी क्वेश्चन एकदम पूछने का बहुत ही ज्यादा चांस है ना, ग्रेफाइट। ये भी याद रखना, ये क्या है, अधातु है, लेकिन क्या करता है, विद्युत का चालक करता है, सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह, एक संतृप्त को, एक को बोलते हैं संतृप्त, एक को बोलते हैं असंतृप्त। अब संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है,
असंतृप्त जो होगा आपका, जिसमें एल्कीन एल्कीन हो गया है ना, क्या हो गया, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों होता है असंतृप्त। एल्कीन और एल्काइन को क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपने पढ़ा होगा एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, तीन चीज। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला और जो डबल बॉन्ड वाला होता है ना, यही असंतृप्त होता है, और जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो संतृप्त होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ना, आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बता देते हैं फॉर्मूला। यदि एल्केन रहा है ना, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। ये किसका हो गया, एल्केन का। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2। थोड़ा सा गलत हो गया। एल्किन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n सिर्फ होगा, ठीक है। अल्काइन का फॉर्मूला वो होगा जो मैंने लिखा था, अल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n माइनस 2। एक मिनट, इसको अच्छे से लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला, एल्काइन का फॉर्मूला होता है क्या, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, एकदम नोट कर लें। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, एल्किन का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n माइनस 2। समझ में आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब हम पहचान लेंगे, इस फॉर्मूला से हम क्या पहचान लेंगे कि कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है, कौन एल्केन है। उसके बाद हम असंतृप्त बता देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है C2H4, C2H4 है ना, यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है। कौन सा फॉर्मूला, CnH2n वाला फॉर्मूला आ रहा है। ये तो एल्कीन है, कौन है, एल्कीन है ना। और एल्कीन क्या बताएं, असंतृप्त होता है, और एक एल्काइन असंतृप्त है। तो ऑप्शन तो पहला मिल गया, चाहिए दूसरा को चेक कर लेते हैं। C4H10, दूसरा ऑप्शन क्या है, C4H10 यानी कि Cn है तो H2n प्लस 2 है, देख लीजिए। n का वैल्यू 4, 4 दूना 8 प्लस 2 10 हो गया, ये तो एल्केन है। अच्छा CH4, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4, ये भी यही फॉर्मूला पे आ रहा है, ये भी क्या है, एल्केन है, और ये भी एल्केन है, यानी कि असंतृप्त कौन हो जाएगा, C2H4, कौन हो जाएगा, C2H4, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन इसका आंसर अभी हम कराएं, सुकरात से होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो इसका आंसर आपको सीधा याद रखना है, मटर। कौन सा, मटर, ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है पृथ्वी पे, तो सूर्य है, ठीक है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है पृथ्वी पर, सूर्य है, ठीक है। अगला है, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग, देखिए नीचे लिखा हुआ है, वैश्विक उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो आपको पता होगा कौन कौन उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि R1 R2 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1/RP, RP मतलब पैरेलल में है, पार्श्व क्रम में है, तो इसका होता था 1/R1 प्लस 1/R2। दो गो है तो दो गो हमने जोड़ दिया, ये फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा। पार्श्व क्रम में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/4 प्लस 1/Rn। तो यहाँ दो गो है तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। इसी को क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, आरपी को ऊपर यानी कि सीधा वाला कर, इसको सीधा कर दिया है, बस इतना है। बाकी बात क्वेश्चन आसान है। क्या किया है, देखिए ध्यान से, किया क्या है इसमें, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा होगा। अब हम आरपी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये दोनों क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, R1 R2 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। R1 प्लस R2 समझ में आया कि नहीं। नीचे हम क्या किए, R1 R2 का एलसीएम लिए, तो R1 R2 एलसीएम लेते हैं तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, और हमने RP को ऊपर ले गया तो R1 R2 भी ऊपर चल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा R2, इधर चल जाएगा R1, तो उसको तो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। वो कहाँ गया, नीचे। देखिए यही आपका आंसर में दिया है ना। क्या हमने आंसर लाया था, R इज इक्वल टू R1 R2
बटा R1 + R2, ये आंसर आया था अभी। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए दिया है ना, फर्स्ट में दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह सिंप्लीफाई कर दिया बस। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसलिए क्वेश्चन देख के एकदम अच्छे से उसको सॉल्व करने का कोशिश करना है, न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। क्या बोला है, वास्तविक बिंब प्राप्त होना चाहिए, समान साइज का बनना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, साइज समान होना चाहिए, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो फोकस की दूरी की दुगनी दूरी पर बोले तो वक्रता केंद्र पे। आपको पता होगा कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उतना ही आकार का बनता है जितना कि वस्तु रहता है, और वास्तविक भी बनता है। तो वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, फोकस का डबल दूरी होता है, फोकस का दुगुना दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो ऑप्शन में क्या दिया, डायरेक्ट वक्रता केंद्र नहीं दिया है, लिखा है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, थोड़ा सा घुमा के ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन देख के आपको अच्छे से टिक करना है, ठीक है। तो क्या लिखा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, उसी को तो हमने सी कहते हैं ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के रूप में नहीं किया जाता, नहीं लिखा था ना, तो अभी पूछता कि किसका रूप करते हैं तो एलपीजी हो जाता है, लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना। तो नहीं किया जाता है बोला है, तो किसका नहीं किया जाता है, सीएनजी। क्या हो जाएगा, सीएनजी, है ना। खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, किसका, सीएनजी का, ठीक है। एलपीजी का तो करते हैं, कोयला से भी तो खाना बनाने के रूप में करते हैं, बायोगैस उसका भी इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन पूछता कि किसका करते हैं तो एलपीजी, कोयला, बायोगैस सब हो जाता। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ नहीं लिखा था इसलिए सीएनजी हो गया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है ऑप्शन। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस देश में पवनों का देश कहा जाता है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को। कौन सा देश को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही ज्यादा चांस है आने का। और ये भी याद रखना है कि जो पवनों का वेग होता है वो कितना होता है, 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। कितनी होती है, 15 किलोमीटर प्रति आवर, ये होता है क्या, स्पीड, है ना, चाल पवन की, जो पवन चक्की होती है उसकी चाल। तो ये भी याद रखना है आपको, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को, अनेक वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का प्रयोग नहीं किया जाता, किए करते हैं नहीं किया जाता है, वो लिखा गया है। संयोजन दो प्रकार का, एक प्रतिरोध का संयोजन, विद्युत संयोजन दो प्रकार का ना, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। तो कह रहा है किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखना है श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पार्श्व क्रम का उपयोग करते हैं घर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला लिख रहा है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अगला लिखा है कि यदि विलियन में पीएच का मान 3 है, पीएच का मान 3, अभी बताएं कि पीएच का मान 7 से कम है, 7 से कम है तो हमेशा अम्ल होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया है, पीएच मान कितना दिया है, 3 दिया है, पीएच मान 3 है यानी कि वो अम्ल है, क्या है, अम्ल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जब आबंध होता है वो 2 आबंध होता है। कितने आबंध होता है, 2 आबंध, ठीक है। ऐसे O डबल बॉन्ड O, है ना, डबल बॉन्ड होता है, 2 आबंध होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6H6, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग कोश में होते हैं, प्राग कोश में क्या होते हैं, प्राग कोश में प्रागकण होते हैं, प्राग कोश में क्या होते हैं, प्रागकण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगला कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है, मुकुलन द्वारा, ईस्ट में, किसमें हो जाएगा, ईस्ट में। 2 चीज में होता है, एक हाइड्रा में होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में, ऑप्शन हाइड्रा नहीं दिया गया, ठीक है। 2 चीज में होता है मुकुलन द्वारा जनन, एक हाइड्रा में होता है, एक ईस्ट में होता है, तो यहाँ पे ईस्ट दिया गया है तो ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 46 है ना, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। चलिए तो इतना ही क्वेश्चन है, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, है ना,
तो वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। क्लास 10 वाले जितने भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर कर दें, एकदम बिल्कुल शेयर कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना। वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी क्या होगा, आपके पास डेली क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को करना है और एग्जाम में तगड़ा नंबर लाना है, ठीक है। तो 5 सेट हम लोग कराने वाले हैं, 2 सेट कंप्लीट हो चुका है साइंस का भी और सोशल साइंस का भी, 3 सेट बचा है। 3 सेट इस महीने के अंदर खत्म हो जाने वाला है। तो वीडियो पे बने रहना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, सबको एकदम टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर देना है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का तो यहाँ पे चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको याद कर लेना एकदम आसान भाषा में, सरल लैंग्वेज में, और वही क्वेश्चन मिलेगा आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाना जल्दी से जल्द। और आप अगला मॉडल सेट आपको लेके आएंगे सोशल साइंस का, मॉडल सेट 3 है ना, वो भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।